हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट एनएस नॉलेज पॉइंट। आज हम लोग इस वीडियो में एक नया टॉपिक देखेंगे, वो है साउथ चाइना सी यानी दक्षिण चीनी सागर के बारे में हम लोग जानेंगे। इसके बारे में हम लोग लोकेशन, कुछ इससे रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। उसको लेकर इंडिया क्या कदम उठाई है और इंडिया का किस प्रकार की एक्टिविटी है इस रीजन में, इस क्षेत्र में, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये आपका बीपीएससी मेंस का जो आईआर सेक्शन है, इंटरनेशनल रिलेशंस, उसमें यानी करंट अफेयर सेक्शन में पूछ सकता है। उसके साथ साथ ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछ सकता है, और जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर है उनके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है साउथ चाइना सी। तो सबसे पहले आप इसको जो है एक मैप के थ्रू समझिएगा कि साउथ चाइना जो सी है ये है किस प्रकार का। ठीक है, इसमें चाइना, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ताइवान, ये सारे देश जो है उसके बीच में एक साउथ चाइना सी है। तो हम लोग इसके बारे में डिटेल में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अभी ये चर्चा में क्यों है। अभी इसलिए चर्चा में है कि एक तो अभी पूरा दुनिया जो है कोविड-19 जैसे बीमारी से परेशान है, पूरा दुनिया में काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा रखी है। ऐसे में अभी के समय चाइना जो है साउथ चाइना सी में अपनी मिलिट्री, अपना सैन्य अभ्यास और अपनी सैनिक टुकड़ियों को वहाँ पे भेजना शुरू कर दिया है। अब जो साउथ चाइना सी में, जो कि एक डिस्प्यूटेड एरिया है, जहाँ पे चाइना हमेशा अपने आप को दावा करते रहता है और बहुत सारे देशों के साथ उसका डिस्प्यूट है, विवाद है, ऐसे में इस वक्त चाइनीज अपनी मिलिट्री भेजना और उस एरिया में अपना सैन्य अभ्यास करना, ये कहीं ना कहीं ये एक विश्व के लिए एक साउथ चाइना सी में एक विवाद का, एक नया कुछ समस्या का एक कहा जाए तो शुरुआत हो रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक अभी ये वजह है। हम लोग इसको लोकेशन हम लोग देखते हैं। लोकेशन में जो है कि एक प्रशांत महासागर का ही एक पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे स्टेट ऑफ मलक्का और स्टेट ऑफ ताइवान, ये दोनों के बीच का जो एरिया है यही हमारा साउथ चाइना सी है। इसमें लगभग जो मेन कंट्रीज, अगर प्रमुख रूप से जो देश देखा जाए वो है चाइना, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम। तो ये सारे देश जो है कि साउथ चाइना सी में है। अब साउथ चाइना सी हमेशा से ही चर्चा में रहा है क्योंकि वहाँ पे हमेशा डिस्प्यूट रहा है। डिस्प्यूट भी बेसिकली 3 आइलैंड के लिए रहा है। वो तीनों आइलैंड है स्पार्टले आइलैंड, पार्सल आइलैंड और स्कार्बो शोल। तो ये तीनों के लेकर डिस्प्यूट रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसका हिस्ट्री ऑफ डिस्प्यूट्स को समझते हैं कि ये जो विवाद है उसका इतिहास किस प्रकार है। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में अब देखेंगे तो इस एरिया में बिल्कुल भी डिस्प्यूट नहीं था और सभी देश जो है एकदम बिल्कुल आराम से रह रहे थे। 1947 में देखा गया फर्स्ट टाइम कि चाइना जो है एक एरिया को डिमार्केट करना शुरू कर दिया। एक एरिया के यानी जो साउथ चाइना सी के जो हिस्सा है उसको वो चाइना बताने लगा कि ये मेरा एरिया है, क्योंकि 14वीं शताब्दी में इसका इतिहास में बेसिकली जो डिस्प्यूट है इसको इतिहास को लेकर विवाद है। क्योंकि चाइना बोलता है कि 14वीं शताब्दी में ये ट्रेड के लिए ये सारा मेरा रूट इस्तेमाल किया जाता था और ये सब जो आइलैंड्स हैं इस पे 14वीं शताब्दी में चाइना का कब्जा था, यानी चाइना का ही ये पार्ट है 14वीं शताब्दी में। हालांकि बाद में 15वीं शताब्दी के बारे में अपना इंडोनेशिया और वियतनाम वगैरह अपना हिस्ट्री दिखाते हैं कि वो मेरा पार्ट है। तो अभी के समय जिसका डिस्प्यूट की बात करें तो 1947 से पहली बार डिस्प्यूट देखा गया जब चाइना जो क्लेम किया कि साउथ चाइना सी उसका है। और इसके लिए क्या हुआ कि 11 डैश लाइन बनाए, एक मैप बनाया जिसमें कि ये डैश लाइन के थ्रू 11 जो है 11 डैश लाइन उसमें मैपिंग किया और एक यू शेप का, जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, यू शेप का एक लोकेशन डिज़ाइन किया और बोला कि उसके जो अंदर के एरिया है वो सब जो एरिया है वो चाइना का पार्ट है। ठीक है, उसमें से 1950 में देखा गया कि उसमें से 2 डैश लाइन को हटा दिया गया। 2 डैश लाइन हटाने के बाद में, क्योंकि वो पास कर रहा था, मैंने एक रास्ता छोड़ दिया था, तो वो 2 डैश लाइन को हटा दिया, एक बाईपास था उसको हटा दिया। तो अभी जो है वो 9 डैश लाइन के रूप में जाना जाता है। 9 डैश लाइन का जो स्ट्रेच है, एरिया का जो कवर है, लगभग 100 किलोमीटर से ज़्यादा का एरिया का, सैकड़ों किलोमीटर का कवर है। और इसमें लगभग 90% जो साउथ चाइना सी का जो एरिया है वो 90% एरिया कवर आता है, जिसको कि चाइना क्लेम करता है कि ये मेरा है। तो यहाँ से इस तरह से कहा जाए तो डिस्प्यूट हुआ। 1960 में क्या हुआ कि देखा गया कि इस एरिया में जहाँ पे चाइना क्लेम कर रहा था उस एरिया में बहुत सारे ऑयल और नेचुरल गैस का रिजर्व पाया गया, डिस्कवर किया गया, वहाँ पर पता लगाया गया, और जिससे क्या है कि उस एरिया का वैल्यू जो है और बढ़ गया। और जब वैल्यू बढ़ गया
तब बहुत सारे देश जो है, जो उस एरिया का जो देश थे, अपना अपना टेरिटोरियल क्लेम जो है स्टार्ट कर दिए। मतलब अपना अपना दावा करना शुरू कर दी कि ये मेरा पार्ट है, ये मेरा पार्ट है, क्योंकि वो अभी जो है काफ़ी कीमती हो गया, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा रिसोर्सेज मिलने लगे, नेचुरल गैस, ऑयल और भी बहुत सारे ऐसे मिनरल्स वगैरह मिलने लगे। अब आता है 1982 में अनक्लॉस होता है। अनक्लॉस एक लॉ ऑफ सी है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। मतलब अगर समुद्री एरिया में, समुद्री क्षेत्र को लेकर अगर कोई विवाद होता है तो ये अनक्लॉस जो है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, ये उस मुद्दा को सुलझाता है, यहाँ पर उस मुद्दा को लाया जाता है। ये 1982 में इसको स्थापना किया गया था, लेकिन ये जो फोर्स में आया यानी काम पे जो एक्टिव हो गया वो हुआ 1994 से, 1994 से। 1994 से एक लीगल फ्रेमवर्क के लिए अनक्लॉस को डिज़ाइन कर दिया गया है। अब जो है अनक्लॉस आने के बाद में 9 डैश लाइन जो है एक वर्चुअल लाइन है, इसको चाइना क्लेम करता है, लेकिन अनक्लॉस के बाद में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ सी इसको खारिज कर दिया। अभी 9 डैश लाइन में 3 जो बहुत ही महत्वपूर्ण आइलैंड हैं, जो कि स्पार्टले आइलैंड और पार्सल आइलैंड, जो कि ये वियतनाम का पार्ट माना जाता है। ये माना जाता है कि ये वियतनाम का ही है, और इस वजह से वियतनाम हमेशा इस पर क्लेम करता है कि ये मेरा है, लेकिन चाइना इस पर क्लेम करता है कि ये मेरा है। उसके बाद में और भी कई देश उसमें सामने आ जाते हैं कि नहीं ये मेरा एरिया है। और उसके बाद में एक फिलीपींस के पास में एक है स्कॉर्बो सोल। स्कॉर्बो सोल है जो कि एक छिछला, मतलब ये कहा जाए तो एक सोल है, छिछला प्रदेश है, जहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स वगैरह मिलने की वहाँ पे संभावना है। तो इस वजह से ये 3 आइलैंड है जिसकी वजह से ये डिस्प्यूट हो रही है। अब अगर हम लोग डिस्प्यूट को समझें तो डिस्प्यूट में सबसे पहले हम लोग स्कॉर्बो सोल जो है उसको समझते हैं। ये लगभग 100 माइल्स है ये फिलीपींस से, और लगभग 500 माइल्स जो है वो चाइना से है। तो जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं कि स्कॉर्बो जो सोल है ये फिलीपींस के भी क्लोज में है और चाइना के, लेकिन यहाँ पे फिलीपींस के ज़्यादा नज़दीक है, क्योंकि फिलीपींस से इस सोल का जो दूरी है वो माना जा रहा है कि 100 माइल है, जबकि चाइना से इसको माना जा रहा है कि 500 माइल्स है। तो स्वाभाविक है इस पे तो फिलीपींस का कब्जा होना चाहिए अगर अनक्लॉस जो लॉ है, लॉ ऑफ सी है, उसका अगर माना जाता है तो। 2013 में जो फिलीपींस है इस बात को इशू उठाया, इस बात को मुद्दा उठाया, और चाइना के बारे में बताया कि चाइना जो है वो PCA परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, मतलब एक ऐसा इंटरनेशनल कोर्ट है जहाँ पे इस इशू को लाया जाता है। तो उसमें जो है फिलीपींस इस मुद्दा को उठाया कि चाइना जो है अनक्लॉस जो लॉ है, लॉ ऑफ सी है, उसको वायलेट कर रहा है और उसको अवहेलना कर रहा है। ये 2013 में फिलीपींस के द्वारा इशू को उठाया गया। कहाँ उठाया गया? परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में। चाइनीज एक्टिविटी जो है उस एरिया में बढ़ने लगी, और जिसको कि फिलीपींस ने माना कि चाइनीज एक्टिविटी जिस तरह से बढ़ रही है, वहाँ पर मिलिट्री बेस और बहुत सारे ऐसे नकली आइलैंड बनाने की कोशिश किया जा रहा है। तो और उसके बाद में जो चाइना का जिस प्रकार का क्लेम है कि ये मेरा पार्ट है, ये इलीगल है। ये जो यूनाइटेड नेशन जो कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी है, ये भी इस चीज़ को माना है कि चाइना का जो क्लेम है वो इलीगल है। अब दूसरा हम लोग आइलैंड देखते हैं, वो है पार्सल आइलैंड। पार्सल आइलैंड जो है ये एक 130 आइलैंड का एक ग्रुप है, एक समूह है, और ये जो है चाइना और वियतनाम के बीच में डिस्प्यूट पैदा किया है। चाइना और वियतनाम दोनों के बीच में लगभग जो दूरी है वो सेम है, मतलब पार्सल आइलैंड से चाइना जितना दूरी पे है उतना ही दूरी पे वियतनाम है। तो इसको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट अगर देखें तो उसमें बोला जाता है कि चाइना इस पर क्लेम करता है कि 14वीं शताब्दी से मेरे कब्जे में है, हमारे पूर्वजों के कब्जे में रहा, लेकिन बाद में चूँकि इसमें कुछ हम लोग उतना इंटरेस्ट नहीं लिए तो इस वजह से इसको बहुत ज़्यादा इस पर फोकस नहीं किया गया। उसी तरह से वियतनाम भी बोलता है कि 15वीं शताब्दी से हमारे पूर्वज इस पे, उन लोग का इस आइलैंड पे कब्जा था। 2012 में देखा गया कि चाइना और ताइवान जो है उसके साथ साथ वियतनाम भी, चाइना वियतनाम और उसके साथ साथ जो है ताइवान भी इस डिस्प्यूट में शामिल हो गया 2012 में। हालांकि इस डिस्प्यूट में देखा जाए तो 1999 में ही ताइवान जो है चाइना वियतनाम के बीच में वो भी अपना एरिया को दावा करने लगा। इस वजह से डिस्प्यूट जो हो गई अभी चाइना, ताइवान और वियतनाम तीनों के बीच में हो गई, ये 2012 में। अब आता है तीसरा आइलैंड। तीसरा आइलैंड है वो है स्पार्टली आइलैंड। तो स्पार्टली आइलैंड जो है इसमें कई सारे दोस्त, बेसिकली ये चाइना और वियतनाम का ही डिस्प्यूट है, लेकिन इसमें और भी जैसे चाइना, ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस और मलेशिया, ये सारे देश भी इसमें अपना जो है वो दावा करने लगे। लेकिन बेसिकली ये डिस्प्यूट जो है चाइना और वियतनाम के बीच में ही है। 1970 में इसमें देखा गया कि इस आइलैंड पे ऑयल डिस्कवर किया गया, पलवन जो कोस्ट है, तो पलवन कोस्ट पे देखा गया कि यहाँ पे
जो है ऑयल्स और मिनरल्स वगैरह और नेचुरल गैस वगैरह का यहाँ पर रिजर्व पाया गया है। हालांकि बाद में इसको अमेरिका बोला कि यहाँ पे ऐसा कुछ रिसोर्स वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी स्पाइटली आइलैंड को लेकर ये सारे जो आइलैंड है बेसिकली ये डूबा हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये बाहर की ओर उभरा हुआ है, लेकिन एक छिछला है, एक डूबा हुआ आइलैंड है। लेकिन उस पर जो है अलग अलग देश जो है अपना दावा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो, इकोनॉमिकली के साथ साथ वो जो है जो स्ट्रेटजिक यानी सामरिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। अगर इन आइलैंड पे कब्जा होता है तो साउथ चाइना सी के जो कंट्रीज है उस पर उसका लगभग कब्जा हो जाएगा। तो ये तीनों आइलैंड के बारे में हम लोग समझ गए। अब ऐसे में अमेरिका का रोल इस एरिया में क्या होता है? अमेरिका का तो ये कोई पार्ट है नहीं, तो अमेरिका के यहाँ पर क्या किस प्रकार का रोल हो जाता है? अमेरिका हमेशा इस बात को बोला है कि उसका किसी भी प्रकार का इस क्षेत्र में साउथ चाइना जो सी है, साउथ चाइना सी है, इसमें किसी प्रकार का क्षेत्र को लेके वो डिमांड नहीं करता कि ये मेरा क्षेत्र है, किसी भी क्षेत्र पे कब्जा नहीं करता है। लेकिन उसके बावजूद भी इस एरिया में शांति रहे और इस एरिया में कुछ चाइना का दबदबा न बढ़े, चाइना का लेजिटिमेसी उसका बढ़ न जाए, उसका कंटेन करने के लिए, उसको रोकने के लिए जो है एक नवल फोर्स वहाँ पे अमेरिका के द्वारा उस एरिया में भेजा गया। और अभी जो मलक्का स्टेट में भी देखेंगे कि ये काफ़ी ज़्यादा जो अमेरिकन जो शिप है उसमें पाए जाएंगे। तो ये यूएस का रोल जो बेसिकली इस टेरिटोरियल किसी भी ज़मीन को कब्जा के लिए नहीं है, लेकिन बेसिकली उस एरिया में अपना नवल फोर्स इसलिए डालता है कि चाइना का जो है उसको कंटेन किया जाए और वहाँ पे डिस्प्यूट को कम किया जाए। दूसरा जो है कि चाइना जो है ये सारे आइलैंड्स का नाम जो है बदलना चाह रहा था, रीनेम करना चाह रहा था इस सब आइलैंड का। तो इसके लिए क्या है, इसके काउंटर में अमेरिका जो है मिसाइल, एक जो गाइडेड मिसाइल होता है उसका एक बेस तैयार किया, उसके साथ साथ क्रूज वगैरह इस एरिया में भेजा गया ताकि चाइना जो है अपने इस आइलैंड पे ना तो रीनेमिंग करे, ना ही कब्जा करे, ना ही किसी तरह का मिलिट्री बेस यहाँ पे बनाए। तो इस सब के लिए जो है अमेरिका जो है एक गाइडेड क्रूज मिसाइल जो है वहाँ पे डिप्लॉय कर दिया शिप पे। तीसरा देखिए कि यूएस का प्रेजेंस जो है इस एरिया में जब से बढ़ा है तब से चाइना के साथ साथ और भी जो इसके पड़ोसी देश है वो सब जो है आपस में एक टेंशन का, एक हाई लेवल का टेंशन बढ़ गया है। क्योंकि अमेरिका का प्रेजेंस, क्योंकि अमेरिका तो इस पार्ट का नहीं है कुछ, लेकिन उसका प्रेजेंस जो है इस एरिया में बहुत ज़्यादा टेंशन पैदा कर दिया है। तो यूएस इस प्रकार का रोल जो है साउथ चाइना सी में निभा रहा है। अब हम लोग देखें कि ऐसे में इंडिया जो है साउथ चाइना सी में इंडिया क्या अपना स्ट्रेटजी अपनाई है। तो इंडिया इसमें जो है कुछ हम लोग बेसिक पॉइंट देख लेते हैं, इसको आप लोग पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। ये पॉइंट जो है अगर आप लिखते हैं तो इंडिया का क्या इस समय उस एरिया में एक्टिविटी है ये बहुत मायने रखता है। सबसे पहला चीज़ देखें, इंडिया जो है अनक्लोज जो रूल है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी जो 1982 में आया था, इस लॉ ऑफ सी को इंडिया मानता है। अब जैसे ही इंडिया मानता है तो स्वाभाविक है चाइना इस लॉ को नहीं मानता है, क्योंकि चाइना का कहना है कि ये लॉ जो है चाइना के खिलाफ है और इस वजह से चाइना इस लॉ को नहीं मानता। चाइना अनक्लोज के द्वारा जो भी दिया गया फैसला उसको चाइना एक्सेप्ट नहीं करता है। और यहाँ पे इंडिया जो है अनक्लोज लॉ है उसको मानता है। 1982 में इसका इस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन इसको जो कहा जाए तो एक्टिविटी जो स्टार्ट हुआ था यानी इनफोर्स जब आया था, जो काम करने लगा था, वो आया था 1984 में। दूसरा देखें तो पहला पॉइंट था कि इंडिया अनक्लोज को मानता है। दूसरा है कि इंडिया किसी भी पार्टी में नहीं है, मतलब कोई भी साइड में नहीं है, ना तो चाइना के साइड में है और ना ही किसी और साइड में, तो ना तो किसी साइड में है और ना ही इसका कोई अलग कोई पार्टी है, कोई स्टैंड उस एरिया को लेके। इसका मेन फोकस है कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी, यानी हमारा ईस्टर्न स्टेट में जो भी ईस्टर्न एरिया में जो भी कंट्रीज हैं उनके साथ अच्छे रिलेशंस बनाया जाए, ट्रेड जो है ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, अपने व्यापार को बढ़ाया जाए। तो ये सब मकसद के लिए इंडिया जो है इस एरिया में है। इंडिया का इसमें किसी भी पार्टी में नहीं है, मतलब नाइदर बीइंग पार्टी और नो टेकिंग साइड्स, तो ना तो कोई किसी पार्टी में है और ना ही कोई साइड ले रहा है किसी का इंडिया, बस एक्ट ईस्ट पॉलिसी के थ्रू बाकी सारे देशों के बीच में अपना संबंध स्थापित करा है। तीसरा एक्टिविटी देखें इंडिया का, वो है कि इंडिया चाहता है कि इस एरिया में चाइना का डोमिनेंस पूरी तरह से नहीं हो, बल्कि इस एरिया में एक पीसफुल इन्वायरमेंट हो। अगर चाइना डोमिनेट करेगा तो इस एरिया में जो छोटे छोटे आइलैंड्स उस सब पर धीरे धीरे कब्जा करते चला जाएगा और इससे वजह से क्या होगा, उस एरिया में हाई लेवल का टेंशन हो जाएगा। ऐसे में इंडिया जो चाहता है कि उस एरिया में पीसफुल इन्वायरमेंट हो। ठीक है, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा हम लोग देखेंगे तो इंडिया जो है रिलेशंस आगे बढ़ा रहा है वियतनाम के साथ भी और फिलीपींस के साथ भी। वियतनाम के साथ इंडिया का प्रॉब्लम भी था, मतलब वियतनाम और चाइना के चूँकि इशू था, ऐसे में वियतनाम के जो एरिया है वहाँ से
जो आयल और नेचुरल गैस जो है, जो एक्सट्रैक्शन हो रहा था, उसको चाइना इसको रोक रहा था कि नहीं इंडिया वहाँ से नहीं ट्रेड करे, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया जो है वियतनाम और फिलीपींस से अपना ट्रेड बढ़ा रहा है और अपने संबंध को और मजबूत करते जा रहा है। और जिस तरह से इंडिया अपना रिलेशन को एक्सटेंड कर रहा है वियतनाम और फिलीपींस की तरफ, इसकी वजह से जो है चाइना भी इंडिया से काफ़ी दुखी है। पांचवा पॉइंट देखें हम लोग, तो इंडिया और यूएसए जो है इस एरिया में एक साथ आ रहे हैं और अपनी बात को रख रहे हैं। और इंडिया और यूएसए को इस एरिया में आने का मेन मकसद है कि जो चाइना जिस प्रकार एग्रेशन है, चाइना का जो आक्रामक रुख है, उसको रोका जाए, उसको कंटेन किया जाए। और इस वजह से इंडिया यूएसए भी इस एरिया में सेम पॉलिसी को फॉलो करते हैं और दोनों सेम जो है आइडियोलॉजी की मानते हैं। तो ये चीज़ हम लोग देख ली कि इंडिया का जो इसमें क्या रोल है। इसके वे फॉरवर्ड में हम लोग देख सकते हैं, वे फॉरवर्ड में बस यही हम लोग समझ सकते हैं कि साउथ चाइना सी में जितने भी देश हैं वो सारे देश अपने माइंडसेट को चेंज करें और जो भी डिस्प्यूट है वो अपने डिस्प्यूट को उलझाएं। इंडिया जो है इसमें ना तो किसी पार्टी का है, ना तो किसी मेंबर है किसी साइड का है, और ना ही किसी जो पार्टी होता है, जो दल बनते हैं, ग्रुप बनता है, वो किसी भी ग्रुप का सपोर्ट नहीं करता है। इंडिया सिर्फ अपना काम कर रहा है। इंडिया इस मामले में ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं कर रहा है, बस अपना एक रोल इस तरह से निभा रहा है कि इस एरिया में पीसफुल इन्वायरमेंट बना रहे और सभी देशों के लिए, सभी लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। तो आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए साउथ चाइना सी के बारे में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और मुझे भी इंकरेजमेंट मिले, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से समय निकाल पाता हूं ये सारे लेसन्स बनाने के लिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।